जैसा या मेरे जैसे हजारों युवक अगर कभी मंच पर आए, युवतियां अगर मंच पर आए, उन सब की यात्रा का सूत्र एक ही होता है। ये अलग बात है कोई अपने बारे में बता के आपका समय खाएगा, कोई बचा भी सकता है, ठीक है। वो यात्रा का सूत्र एक होता है। मेरे जैसे व्यक्ति का यहां तक पहुंचना वो आपका पहुंचना है। इसलिए जब आप हम जैसे लोगों की बात करें तो आप उसमें ढूंढे कि ये आदमी यहां तक क्यों है, ये यहां तक है तो मैं भी यहां तक आ सकता हूं। और वही मूल रूप से कहने वाली बात है कि हर व्यक्ति की जैसे यात्रा शुरू होती है कि आप सब हम एक कस्बाई पृष्ठभूमि से आते हैं या शहर में भी अगर मान लीजिए पैदा हुए, तो किसी मतलब लाखों जो हमारे देश के लोग हैं, युवा हैं, उनके पीछे कोई पृष्ठभूमि नहीं होती वो जो करना चाहते हैं। यानी कि जरूरी नहीं है कि आप क्रिकेटर बने तो आपके पृष्ठभूमि क्रिकेटर की हो, कि आपके पापा या चाचा क्रिकेट खेलते थे। आप लेखक है तो उसकी पृष्ठभूमि लेखक की हो। तो 100 में 90 लोगों को ऐसे ही यात्रा शुरू करनी पड़ती है कि उनका चयन अपना होता है और उनको अपनी यात्रा शुरू करनी होती है। तो मेरी भी यात्रा सिर्फ इतनी है कि तय करना कि मुझे ये करना है। अगर मेरे जैसा कोई लेखक मंच पर आके या दिव्य प्रकाश दुबे की तरह कोई लेखक मंच पे आके आपसे बात कर रहा है तो उसने केवल एक काम खास किया है कि उसने लेखक बनना तय कर लिया। इस देश में खास करके हिंदी के लेखन में कोई लेखक बनना तय नहीं करता है। ये जो तय नहीं, लेखक सब होते हैं, सबके पास एक डायरी है, क्रांतिकारी डायरी है जो तहलका मचा दे, छप जाए तो पता नहीं क्या हो जाए। जो लोग छप चुके हैं वो भी बोलते हैं हमको समझ नहीं पा रहा अभी दुनिया, जिस दिन समझेगा उस दिन पता चलेगा असली किताब यही था। हर व्यक्ति लेखक है, लेकिन लेखक बनना कौन तय करता है, बस यही खास बात है और कुछ भी नहीं। हिंदी की दुनिया में ये तय कर लेना, मुझे लगता है कि दिव्य प्रकाश दुबे कोई काम नौकरी कहीं नहीं करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कहीं नौकरी मत कीजिएगा, नौकरी छोड़ के यही वाला क्रांति करिए। मैं कहीं नौकरी नहीं करता हूं। मैं कह यह रहा हूं कि हमने अपनी 5, 6, 7 साल की यात्रा के बाद ये आत्मविश्वास पाया या ये आर्थिक सुरक्षा दिखने लगा कि हम ये तय कर पाए कि हम लेखक बनना चाहते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम और आप में लेखन का अंतर नहीं है। अगर होगा भी तो वो साल, 2 साल, 3 साल, 1 रचना, 2 रचना, 3, 4 रचनाओं के बाद पता चलता है। ये कोई फॉर्मूला है नहीं है। लेकिन हम में और आप में अंतर यही हो सकता है कि हमने लेखक होना तय किया, और उस तय होने में क्या महत्वपूर्ण है कि आप लोग पाठक के रूप में बड़ा वर्ग हमें मिला, और ये एक नया पाठकीय वर्ग है जो किताबें पढ़ने लगा है, जिसके हाथ में आप 2 मिनट में मोबाइल जिससे नहीं छीन सकते हैं। ये कैसे हुआ, इस पर भी बात अलग से की जा सकती है कि हुआ कैसे, लेकिन ये हुआ है और इसी कारण हम लोग लेखक के रूप में मौजूद। तो इससे पहले जो सेशन था उसमें जैसे सेक्युलरिज्म की बात थी, कुछ पॉलिटिक्स की भी बात थी। क्या नीलोत्पल आप ये सोचते हो कि लेखक को राजनीति से उसका क्या वास्ता होना चाहिए, है ना? मतलब हम लिखाई पे बात करते रहे पहले भी और करते रहेंगे, लेकिन क्या जो राजनीतिक चेतना होती है लेखक की, या जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप सेकुलर हैं, है ना, काफी मुश्किल सवाल हो जाता है जैसे जैसे शहर बदलते हैं उस लिहाज से। तो वो क्या होना चाहिए, मतलब लेखक की क्या राजनीति, आपकी क्या पॉलिटिक्स है आपकी? हाँ, जो मुक्तिबोध कहते हैं। मैं एक बात जरूर यहां पर बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा हर नए लिखने वालों से कि जब आपसे कोई ये बोले, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में ये बात तुरंत बोला जाता है कि राजनीति से मतलब मत रखो तुम लेखक हो, राजनीति से मतलब मत रखो तुम कवि हो, राजनीतिक से मतलब मत रखो तुम तो एक समाज सेवी हो, तुम तो पानी पिलाते हो जून की गर्मी में लोगों प्यासों को, राजनीति से मतलब मत रखो क्योंकि तुम तो सफाई अभियान में लगे हुए ऐसे एक्टिविस्ट हो जिसको लोग दुनिया इस बात से जानती है कि तुम इंदौर के साथ सजावट में बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो। तो उनसे ये कहिए कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं राजनीतिक रूप से चेतनापूर्ण हूं। अगर आप राजनीति नहीं जानते हैं या राजनीति करते नहीं है, राजनीति के बारे में सोचते नहीं है, तो आप लिखना छोड़ दीजिए, कला ही छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर उस कला का कोई ध्येय नहीं है। वो कला जो आपको मजा दे रही है ना, उसके तह में भी एक राजनीति है। अगर वो मजा देके उड़ जा रही है कपूर की तरह तो फिर दिक्कत है। तो मेरा अगर आप पूछिए तो मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि मैं राजनीति करता हूं।
चूंकि हमने राजनीति को बाबा एक छोटी परिधि में बना दिया, हमारे देश के चुनावी राजनीति करने वालों ने होशियारी की कि उसने पूरी पीढ़ी को बताया कि पॉलिटिक्स का मतलब एक छोटा सा परिधि है जिसमें झंडा होता है, जिसमें चुनाव के नारे होते हैं, इलेक्शन का टिकट होता है, वो प्रधानी से लेकर सांसद तक का हो सकता है। हमें बताया गया है पिछले 20, 30, 40 सालों में कि राजनीति का अर्थ इतना छोटा होता है, लेकिन नहीं है। राजनीति का अर्थ होता है कि हर चीज जब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में तय होना है। अभी जो लेखक आएगा मोटरसाइकिल से कितने का तेल भरवाएगा, राजनीति तय करेगी। ये जो विद्यार्थी यहां पढ़ रहा है रूम रेंट कितने का देगा या राशन कितने का खरीदेगा, राजनीति तय करेगी। हम मर भी जाएंगे तो स्मशान में कितने का टोकन लगेगा, या राजनीति तय करेगी। यहां तक कि अब तो ये भी लग गया है कि अब जलाने वाला जो वहां अंतिम संस्कार में कितना रुपया लगना है, ये भी राजनीति तय करेगी। और आप कहते हैं कि एक लेखक, एक कलाकार, एक गायक, एक गीतकार वो राजनीति ना करे। तो मेरे जैसा व्यक्ति इसलिए लिखता है क्योंकि मैं राजनीति की परिधि को बड़ा करना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि बिना हाथ में झंडा लिए राजनीति किया जा सकता है, इसलिए मैं एक लेखक हूं। मेरे लिए राजनीति इसलिए मेरा एक बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि नीलोत्पल जी, हम जिस जमाने में जी रहे हैं इसको डिजिटल युग कह दिया गया है और आजकल सब कुछ कंटेंट है। और ऐसे समय पे एक बहुत बड़ा सवाल होता है ओरिजिनल कंटेंट, और इस ओरिजिनल कंटेंट की आजकल चोरी बहुत हो रही है। लोग क्रेडिट्स नहीं देते हैं किसका है क्या है, और उसके बाद समस्या निकल करके आती है कि जो जिसने मेहनत की है, जिसने उस कंटेंट को बनाया है, वो पीछे रह जाता है और कोई और उसकी मलाई खा जाता है। सो कैसे, क्या आपने कुछ फेस किया है, या आप क्या कहना चाहेंगे ओरिजिनल कंटेंट को लेकर के लोग किस तरह से अपने आप को सेव कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं? देखिए, ये अगर मेरे साथ हुआ है तो मैं इसको बोलूं कि ये बहुत बड़ी समस्या है और इससे रचनात्मकता को बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन आप सोचिए कि रचनात्मकता के लिहाज से अगर सोचिए तो एक छोटी समस्या है। ये बड़ी समस्या उसके लिए है जिसका मान लीजिए कि कोई कंटेंट चोरी हुआ, उसको 30-40 लाख का नुकसान हो जाए, तो बस वो उतने पैसे भर का नुकसान का मसला है। ठीक है ना। आप प्रेमचंद के गोदान पे फिल्म बना सकते हैं, प्रेमचंद से कलम नहीं छीन सकते, हाँ वो फिर लिख देगा गोदान, लेकिन फिल्म बन रहा है तो फिर समस्या है। तो वो बहुत छोटा समस्या है। मतलब मुझे लगता है कि जो लोग सामने बैठे हैं इनका जो इंटरेस्ट है लिटरेचर में, इनके सामने नीलोत्पल मृणाल अगर कंटेंट चोरी पर बात करेगा तो इनके साथ अन्याय करेगा। असल में इनकी जिज्ञासा को बहुत छोटा करके आंकना हुआ, क्योंकि वो मेरे व्यक्तिगत जीवन की एक समस्या है कि अगर मेरा या आपका कोई कंटेंट चोरी हो गया, उस पर आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। ये बहुत छोटा सा मसला है। रचनात्मकता बड़ा दायरा है, लेखन बड़ा दायरा है, और एक लेखक उस बड़े दायरे में बात करना चाहिए। मैं सोशल मीडिया पर अपने कंटेंट चोरी की बात करता हूं, करूंगा, मैं कोर्ट में जाता हूं, मैं जाऊंगा, मैं फिर लड़ूंगा, मैं आपकी अदालत में भी आऊंगा और बोलूंगा कि देखिए ना मेरे साथ ऐसा हुआ, अब बड़ा ये तो झटका लगा, हमें आर्थिक रूप से बहुत बड़ा झटका लगा। लेकिन ये साहित्य की समस्या नहीं है, क्योंकि साहित्य का दायरा ऐसा नहीं, क्योंकि कहन आपसे कोई छीन नहीं सकता। अभी मेरे किताब पर एक मेरा दावा है, मेरा दावा और मुझे पढ़ने वालों का एक दावा है कि एक वेब सीरीज आई, वो मेरी कहानी पर आधारित है, वहां से कंटेंट चुराया गया। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अब दूसरी बार उसी विषय पर कोई नई कहानी नहीं लिख सकता। मैं यहीं से बोल के जा रहा हूं, हो सकता है मैं अगले 2 महीने में फिर से नया सीरीज लिख दूं, उसी प्लॉट पर लिख दूं, और मैं लिख दूंगा और मैं अपनी ही कहानी से अलग लिखूंगा, उसी प्लॉट पे, उसी कथानक पे, वहीं के पात्र उठा के एक नई दुनिया रच दूंगा। मेरी चुनौती यह होनी चाहिए। अगर आपका कंटेंट उठता है, क्रिएटिव झपटमारी होती है, तो आपको वो प्रेरित इस बात के लिए भी करता है, आगे के लिए। तत्काल आपको झटका लग सकता है, आपको मानसिक तनाव हो सकता है, आर्थिक नुकसान हो सकता है, लेकिन आपके लिए चुनौती है कि आप उसी कथानक पर बताइए झपटमारी करने वालों को कि मौलिकता इसे कहते हैं, मैं फिर से वो पात्र उठाऊंगा, एक नई चादर बुन दूंगा। तो वो नई चादर बुनने की बात है। आपका रेशा कोई चोरी नहीं कर सकता है, चादर चोरी हो सकती है, लेकिन बुनकर का रेशा और बुनकर का वो जो बुनने वाला मशीन है, वो जो सूत काटने का मशीन, वो थोड़ी चोरी हो जाएगा, वो तो हमारे पास है। फिर बैठेंगे, फिर रच देंगे एक चटाई, फिर एक चादर रच दिया। रचनात्मकता जो है वो समंदर है और चोरी करने वाला एक लोटा पानी ले जा रहा है बस। हाँ बिल्कुल, आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप आरजे हैं तो थैंक यू।
ठीक है, एक लोटा पानी में आप उसको कर दिए, हम तो लंबा दे रहे थे, यही बात है। तब आप रेडियो में हम बउआ रहे हैं लिट यहाँ लोटा भर पानी बचा रह गया, आप बता रहे हो लोटा। बट मैं एक चीज निलोत्पल ये जानना चाहता हूँ, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, हम लोग बाहर भी मिल रहे थे बहुत सारे लोगों से। जब आप चले थे 19 साल 20 साल में, जब बिहार और यूपी में आदमी निकलता है मिट्टी उठा के कि अब कुछ बन के लौटेंगे, है ना, आप भी चले एक समय में ऐसे, और जो बने और क्या बनते हैं वो अलग यात्रा है। मुझे ना वो 19 साल के लड़के के बारे में जानना है, केवल इसलिए कि आज की डेट में जो 19 साल 20 साल 22 साल 25 साल के लोग बैठे हैं वो जाने कि उस यात्रा में बहुत उतार चढ़ाव रहा होगा, कई बार मन टूटा होगा। जिस मुखर्जी नगर के 10 बाई 10 के कमरे में आप रहते हैं, वहाँ रोज सपने बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं, मन एक दिन अच्छा लगता है, दूसरे दिन खराब लगता है। वो नीलोत्पल जो चला था और वर्सेस जो अब नीलोत्पल हो गया है जिसको हम सुन रहे हैं, मुझे उसके बारे में जरा आप कुछ झलकी दीजिए कि वो कैसे क्या मतलब सोचा था राइटर बनेंगे, क्या इतना इस दुनिया में ये असर छोड़ेंगे आप जो छोड़ रहे हो? इसका बाबा दो जवाब हो सकता है। एक तो भयंकर झूठ वाला, जो पहले झूठ वाला फिर सच वाला सुनते हैं, जिस पर मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं और मैं बोलूंगा, लेकिन मैं कई बार ये बात कह चुका हूं, 10 साल बाद बोलूंगा। वो ऐसा झूठ होगा जिस पर मैं बताऊंगा कि मैं ऐसा सोचा करता था, सपने ऐसे देखता था, कई बार टूटे, मैंने उसको फिर लोका, फिर बचाया, फिर जोड़ा। ये सब 10 साल बाद की बात है। अभी जो हम यात्रा में चल रहे हैं, आप सही मानिए कि हिंदुस्तान का कोई बाप और मां अपने बेटे के लिए लेखक बनने का सपना नहीं देख सकता है, सही बात। कोई लड़का और लड़की भी अपने लिए लेखक बनने का सपना नहीं देख सकता है, सही बात। अब ये जो सच बात दो हम बता दिए, इसके बाद कुछ भी हम लेखक बनने के बारे में बोलेंगे 19 साल पहले 20 साल पहले, सब झूठ, सब फर्जी। हाँ, एक बात मैं सच आपको बताता हूं कि मैं अपने गांव के हाई स्कूल के कुएं पर बैठ के ये सोचता था कि मुझे लोग सुने और मैं बोलूं। ये छोटी सी इच्छा थी। वो किस कारण होगी ये मुझे नहीं पता था। मैं क्रिकेट खेलता था तो क्रिकेट में सोचता था कि बढ़िया परफॉर्म कर देंगे तो लोग हमको देखने लगेगा, इतना सा बात है। क्लास में अंताक्षरी अगर चल रहा है तो सोचते थे बढ़िया गा देंगे तो शायद लोग हमें देखें। और ये एक शायद ऐसी इच्छा है जो हर व्यक्ति के साथ होती होगी। बस यही बात है कि हम उसको लटकाए रखे, इसलिए बेचैन हो गए। जब यूपीएससी नहीं हुआ तो बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि मुखर्जी नगर में झोला लेके वापस जाना, फिर गांव में सब बोलना कि क्या हो, लाल गमछा, लाल बत्ती खत्म। फिर ये सुनना, ये इसलिए बुरा लग रहा था क्योंकि मैंने 15 साल अपने गांव के हाई स्कूल के कुएं पर बैठ के यही सब सोचा था कि वापस नहीं होना है हार के। बस इतनी छोटी सी बात बस सोची थी, इसलिए बेचैन हो गया, क्या करना है। फिर लगा यार पढ़ें, इतना यूपीएससी का सिलेबस कवर अप किए हैं तो इसी की पृष्ठभूमि में कुछ करते हैं। तो इसकी पृष्ठभूमि में 2-3 काम था। एक कोचिंग में पढ़ाना, जिसमें सामूहिक नरसंहार का डर था। आप एक साथ कितने लड़कों का कैरियर बर्बाद कर रहे हैं, कितने लड़कियों का कैरियर बर्बाद कर रहे हैं, है ना, एक साथ खड़ा होके एक बार में 2-2 हजार का बैच बर्बाद, है ना, हिंदी मीडियम खत्म। एक तो ये कर सकता था, मैं बड़ी आसानी से कर सकता था। दूसरा मुझे लगा कि बर्बाद लोगों की दास्तान लिखूं, बर्बाद लोगों के बीच में जाऊं और बर्बाद होने से शायद आगाह कर सकूं, उसमें पूरा लेखन का काम आ सकता था। तो ये खतरा उठाया और मुझे बड़ा, ये बात कहते हुए कोई झिझक नहीं है कि संयोग ऐसा है कि जिस वक्त मैं ये सोच रहा था उस वक्त दिव्य प्रकाश दुबे जैसे लेखक 1-2 साल पहले मुझसे आ चुके थे और सोशल मीडिया में अपनी किताबों को लेकर छा चुके थे। आप मुझसे सीनियर हैं इस मामले में, मान लीजिए हर मामले में, लेकिन इस मामले में भी हैं, ठीक है, कि किताब आपकी पहले आई और आप पहले बेस्ट सेलर के रूप में आए। तो ये मुझे एक छोटा सा किनारा दिखा और मुझे लगा यार ऐसा है, इस काम को किया जा सकता है। तो फिर मुझे सोशल मीडिया पर लोगों ने बताया कि अरे रोज लेखक आता है, रोज खत्म हो जाता है, बेटा कुछ अच्छा कर लो, कुछ बढ़िया कर लो, कुछ सोचो। लेकिन मेरे पापा ने मुझे पूछा ही नहीं, जिस बेटे का यूपीएससी का रिजल्ट नहीं हो फिर बाप उससे कुछ पूछता नहीं है। बाप का रिजल्ट हो गया फाइनल कि इसका कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने एक अच्छी बात की, फिर वो हमारे पीछे हुच्चा लेके नहीं लगे रहे, हमको उन्होंने छोड़ दिया और कहा कि गांव मत आना, हमको चेहरा वरा मत दिखाना, बाकी हमको कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है और हमसे पैसा मत लेना। मैंने डार्क हॉर्स में एक लाइन लिखा है कि बाप और बेटे के बीच, या बाप और बेटे के बीच ज्यादा अपील करता है, बाप बेटे के बीच 3 तरह का संबंध होता है।
एक संबंध जब बाप आपको पैसा भी देता है और सलाह भी देता है, हाँ संतोष, हाँ भेज दिए और एमपीपीसीएस भर दिए फॉर्म, हाँ देखना पढ़ना तो बढ़िया से हो जाए तो ठीक है। एक फेज आता है जब बाप आपको केवल पैसा देता है, सलाह देना छोड़ देता है, हाँ भेज दिए अब तुम जो करो, अब क्या बताएं, तुम तो हमारे बाप बने हुए हो, हाँ तुमसे कौन बात करेगा, हाँ चल गया पैसा। और एक सोपान आता है जब बाप न पैसा देता है न सलाह देता है, ये तीन तरह का, ठीक है ना। तो मेरा तीसरा वाला आ गया था 2016-17 में, वही जो आप कह रहे हैं। उस 25 गज के कमरे में जब मुझे मेरे पापा ने कहा बेटा तीसरे की तरफ बढ़ चुके हो, तीसरे लहर की तरफ तुम, तो अब बंद करेंगे तुम्हारा, सलाह तो बंद करें पैसा भी बंद करेंगे। तो मुझे लगा कि इंस्टेंट एक कोशिश करनी चाहिए। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, आप लोग जैसे नए लोग आ गए थे, सोशल मीडिया था, पूरा गुनागणित किए। एक साल तक हम यूट्यूब पर कविता सुने, पहले लेखक नहीं हुए, पहले कविता सुने, और उसको एक एक्स्ट्रा बैकअप बना है कि अगर किताब नहीं कुछ हुआ तो कविता सुनाएंगे, देश में कुछ भी सुना के आदमी ताली बजवा रहा है, मजा आ जाएगा, कुछ नहीं, ज्यादा तनाव नहीं लेने का। कुछ कवि लोग से बात किए तो पता चला पैसा वैसा इसमें ठीक मिल रहा है। एक बैकअप, एक साल कविता सुने, और कविता सुनने के बाद तय किए कि कुछ अलग लिख के मंच पे जाते हैं और देखते हैं, खतरा उठाते हैं। और दूसरा कि मेरा एक पृष्ठभूमि आंदोलन का था, मैंने यूपीएससी के लड़कों के लिए सीसेट का मूवमेंट खड़ा करने में मेरी भी भूमिका थी, जैसे और हजार लाखों लोगों की भूमिका थी, उसमें मेरी भी भूमिका थी। मैं मुखर्जी नगर में अनशन पर बैठा था 8-9 दिन, तो मुझे लगा यार अपने ही जमात की कहानी लिखते हैं, इनकी सहानुभूति मिलेगी तो पटना में, इंदौर में तैयारी करने वाले, इलाहाबाद में तैयारी करने वाले, दिल्ली वाले, ये सब 500,000 किताब तो खरीद लेंगे पहले राउंड में। 500,000 कोई मैक्सिमम हिंदी का यही बेस्ट सेलर था उस टाइम। तो फिर ये बैकअप लेके बाबा किताब लिख दिया। किताब का चलना न मेरे हाथ में है न किसी के हाथ में है, कोई फॉर्मूला नहीं है राइटिंग का। आप कंटेंट क्या लिखते हैं यही महत्वपूर्ण है, और क्या लिखते हैं ये भी आपको नहीं पता होता, बाद में आपको पाठक बताता है, उस वक्त आपको भी नहीं पता होता है। और वहीं से लेखन का यात्रा शुरू किया, और बहुत अच्छा है कि आज आप उस वक्त नौकरी करते थे, और अगर मैं तो कुछ तब भी नहीं कर रहा था, आज भी नहीं, और आज अगर हम दोनों इस मंच पे हैं, आप नौकरी छोड़ के हैं, तो मुझे लगता है कि मेरा निर्णय सही था। एक खतरा उठाया एक पीढ़ी के 3-4 लोगों ने, और अब 400 लोगों के लिए वो संभावना बन गई है कि आप लेखन में, हिंदी के लेखन में, हिंदी की कविताई में वो संभावना ढूंढें जहां से आप अपना कैरियर बना सकते। बाबा ये मैं एक चीज जानना चाहता हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है, मुझे तो पता है, खैर मैं चाहता हूँ कि एक नीलोत्पल मृणाल वो भी लड़का था जो चाहता था एक समय में कि किसी तरीके से उसका एक ठो कैसेट आ जाए, है ना। तो वो जो किस्सा है, ये बहुत कम लोगों को बात पता होगी, हम लोगों ने तो सुना, वो जरा किस्सा मैं इसलिए भी ये बताना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग कई बार क्या होता है जब आदमी स्टेज पे बैठा होता है और आप कई बार यंग बच्चे सुन रहे होते हैं तो उनको लगता है ये लोग दूसरी दुनिया से आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम लोग वही गलती की है जो आप गलती करेंगे कल, और उसलिए ये वो किस्सा जानना बहुत जरूरी है कि जो नीलोत्पल मृणाल ने अपना एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च करने की कोशिश की, और तो वो क्या थी बाबा यात्रा, वो काफी मजेदार यात्रा है वो। मैं असल में बच रहा था अपनी कहानी पूरी कुछ भी कहने से, मैं चाह रहा था कि मैं कुछ भी कहूं आपके काम की हो सकता है कि ये मैं इसलिए भी सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि हम सारे लोग हाँ नहीं गलती कोई ना कोई कर रहे हैं कि आपके काम आ सकती है। देखिए जब मैंने मैट्रिक पास किया तो मेरा लक्ष्य था भोजपुरी का गायक बनना, क्योंकि उसी से हमको लग रहा था कि भीड़ हमको सुनेगा, ताली बजाएगा, नेम फेम मिल जाएगा, लग रहा था, दिमाग में था। तो मैंने मैट्रिक पास करते कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, मैंने पापा का मैं कैसेट निकालूंगा, और हमको गांव में बैंड पार्टी बजाने वाला 2 को मिल गया आदमी गवैया गांव का। हम बसंत पंचमी पूजा में अपने गांव में कैलेंडर से पूजा करते करते तो हमको सुनता था, वो लोग आता जाता था। तो मेरे पापा कि गांव वाले मुझे सुने, इसके लिए सरस्वती पूजा में रात को भोज होता था, पूड़ी बुनिया बैगन का पकौड़ा ये सब पूरा बनता था। तो गांव वाले बैठे रहते थे 9-10 बजे, हमको कहते थे, हम कहते थे और गाएंगे और गाएंगे, वो लोग कहते थे हो गया अब चलवा दो पूड़ी, अब हुआ तो सुनाएंगे। तो गाना गाते थे, हमारे दोस्त बजाने वाले सब बजा रहे, तो किसी तरह से बजा रहे हैं, और मेरे पापा कहते थे कि जो लगे थोड़ा पैसा खर्च तभी तुमको कोई सुने, तुमको सुनता नहीं है। वो तो बैंड वाला हमको सुना, उसको लगा कि ठीक ठाक बाप, मेरे पिता सरकारी नौकरी में थे, पीसीएस अधिकारी,
तो उनको लगा कि बाप का पैसा है, इसके बल पर हमको गायक हम लोग हो जाएंगे। तो मेरे पापा के पास दोनों पहुंचा, बोला क्या दिव्य गाता है सर, इसको गायक। उसको पता था कि हमको गायक बनना, मेरा इंटरेस्ट था, हम जागरण में चल जाएं, कहीं चल जाएं, मंदिर में गाते थे। वही दोनों हमको ले गया कलकत्ता गायक बनाने। और झारखंड और बिहार का बंटवारा हुआ था। मैंने 2000 में, आज से 21 साल पहले, झारखंड और बिहार के बंटवारे पर 10 गीत लिखा और गीत लिखे अपने पापा को सुनाया। मेरे पापा भी पॉलिटिकल आदमी, नौकरी कर रहे थे, फंसे हुए थे। तो उनको लगा कि बेटा तो बड़ा क्रांतिकारी विजन लेके आ गया है झारखंड बिहार के बंटवारे पर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आदमी को पॉलिटिकल तो होना ही चाहिए। मेरा पहला लेखन ही पॉलिटिकल था। तो मेरे पापा ने कहा कि जाओ। उसके बाद 20,000 रुपया इस जूता में, 20,000 रुपया इस जूता में भर के, क्योंकि हावड़ा जा रहे थे कलकत्ता, सब बताया कि वहां पॉकेटमार इतना एक्सपर्ट होता है, वो लोग MBA किया होता है वो लोग, तो ऐसे पूरा मैनेजमेंट होता है, हम लोग का तरीका होता है। और हम 2 और गांव से आदमी और 2 बजबैया लेके और गए और कलकत्ता में कैसेट बनाए। और आप यकीन मानिए 40,000 रुपया ले लिया मेरा, 21 साल पहले। 25,000 ले लिया म्यूजिशियन और 10,000 रुपया ले लिया था वो म्यूजिक स्टूडियो वाला। कैसे क्या किया, ठगा। 5-10 हजार रुपया होटल में, 1,000 रुपया में होटल मिल जाता था, 3-4 कमरा करके कैसेट बनाए। तो हमें लगा कैसेट मिल जाएगा। उस सब पैसा लेने के बाद हमको दिया एक मदर कैसेट और कहा कि इसको लेके जाइए, यही है मेन कैसेट। अब चलिए, अब दिल्ली, वहां पर दीजिए किसी कंपनी को तो कैसेट बनाएगा। कैसा क्या देके दे दिया। आप यकीन कीजिए कि मैं हावड़ा से दुमका संथाल आया, मैं 300 किलोमीटर, हम लोग 6 आदमी कैसेट को कोई ले न ले, रात को बस में उसको इतना पैक करके सब जगह झोला में लेके मदर कैसेट और एक CD दे दिया था बना के। स्टैंड पर मेरे पापा, 25 आदमी मेरा इंतजार कर रहा था, बेटा गायक हो गया, आ गया, अब तो 15 दिन के बाद हल्फा मचेगा दुनिया में। उसके बाद हम उतरे, पापा बोले कैसेट रे, हम कहे भाई यही दिया है मदर कैसेट, अब दिल्ली जाना होगा कुछ पैसा लेके, वहां T सीरीज वाले कोई कैसेट देंगे, मदर कैसेट, वो बनाएगा। CD जब चलाए, गांव वाला झूठा गाना सुना, कुछ कह रहा है बड़ा पॉलिटिकल गा दिया, कोई कह रहा है बढ़िया चलेगा, जो भी हुआ। 3 महीने के बाद फिर हम दिल्ली गए, T सीरीज में गए, वहां नहीं हुआ। फिर LTC एक कंपनी थी, वहां मेरा कैसेट निकला। 500 कैसेट हमको बना के दिया, उसका पैसा ले लिया हमसे 40,000 रुपया। 21 साल पहले आपको बता रहे हैं, इतना महंगा। और बोला कि हम 5,000 कैसेट आपका बना के और हर जगह बेचेंगे। हमको 500 कैसेट दिया, हम गांव लेके आए, पान दुकान में और टाटा मैक्सी बस में कैसेट अपने से झोला लेके, वो दोनों जो था वो भी 2 गाना गाया था, वो लोग भी गायक बनना था, वो लोग भी गाया था गाना, वो झोला में लेके बस पे बेचे हम लोग। और गुमटी में, पान गुमटी में देते थे कैसेट और बोले बजाओ इसको, इलाका हमको जानेगा। कैसेट 1 महीने में झारखंड बिहार बंटवारा पर था, बाबूलाल मरांडी CM थे, उन्हीं पर आधा गाना था, मेरे पिता के मित्र भी थे। हम पर मानहानि का 7 मुकदमा भाजपा वालों ने कर दिया। 7 मुकदमा। मेरे पापा नौकरी करने वाले आदमी कह रहे क्या गा दिया रे, बाप बेटा दोनों कैरियर खत्म। एक राउंड कैसेट बेचने निकले थे, दूसरा राउंड 7 दिन के बाद झोला लेके जहां जहां बेचे थे कैसेट दे दीजिए, कैसेट वापस दे दीजिए, पापा की नौकरी चल जाएगा, कैसेट वापस दे दीजिए। पान दुकान में मेरे घर में अभी भी 150 कैसेट है, रखा हुआ है। झारखंड धसल दलदल में कैसेट का नाम था। और ये बात इसलिए मैं बता रहा हूं, झारखंड धसल दलदल में, गजब है ना। मैं मतलब बिहार से बंटवारे के खिलाफ था और उस विजन से मैंने लिखा था कि झारखंड बिहार को नहीं बंटना चाहिए। उसी वक्त आपका छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और वो बटा था। मैं इस बंटवारे के खिलाफ सोचता था और वहां से मैंने तय किया। फिर मेरे पापा ने कहा कि अब बेटा तुमको जो शौक था बड़ा आदमी बनने का, सेलिब्रिटी बन, तुम्हारा हो गया पूरा खत्म। हमारा 75,000 गया, अब शांति से जाके यूपी कॉलेज में एडमिशन लो, रांची सेंट जेवियर्स में एडमिशन पढ़ो, जा कहीं नौकरी चाकरी सोचो। फिर हम ग्रेजुएशन कर लिए और जब हम दिल्ली आए फिर IAS की तैयारी, अलग कहानी है। लेकिन जिस दिन हम किताब लिखने का तय किए ना, वो कहानी इसलिए जरूरी थी बतानी। उस दिन हम 2 बात तय किए। एक बात यह कि इस किताब के छपने में हम अपने पिता से कोई सहयोग नहीं लेंगे, किसी कीमत पर नहीं लेंगे। और दूसरा, इस किताब का सूचना हम इनॉग्रेशन के दिन देंगे कि आज पापा मेरे किताब का विमोचन है। इसके पहले हम अपने बाप से बात ही नहीं करेंगे। ये 2 चीज हम तय कर लिए थे।
और यकीन मानिए कि 30,000 रुपया किताब छपने का सेल्फ पब्लिशिंग का दिल्ली में हमसे मांग रहा था। 30,000 रुपया आज से 6 साल पहले हम दे देते, हम चंदा उठा के दे देते। उस वक्त हम आंदोलन दोनों कर लिए थे, तो आप समझ सकते कैरियर तो मेरा हो ही गया था, क्या हमको बनना है। तो कोचिंगों वाला से मांग लेते, 5,000 तो दे देता, कहीं बैठ के चाय पीते मांग लेते, दे देता कि चलो बला टलेगा, जाए यहां से। लेकिन हमने सोचा कि अगर एक प्रकाशक हम पर 30,000 का दाव नहीं खेल सकता है, तो फिर ये मेरा कैरियर तो नहीं हो सकता है। एक व्यक्ति को कन्विंस करना होगा कि मैं लेखक हूं, और उस एक व्यक्ति को कन्विंस करने के लिए 22 प्रकाशक हमको रिजेक्ट किया। और जो हम जिसको कन्विंस किए वो हमको फेसबुक पर मैसेज किया कि गुरु आपका देख रहे हैं फेसबुक पर, तो आप किताब छपवाना चाहते हैं, तो आप हमको पढ़ने दीजिए किताब। तो हमने कहा आप क्या है? बोला हम पब्लिशर बनना चाहते हैं। हमको यार ये मिल गया। हम कहे लेकिन बॉस पैसा नहीं देंगे हम। तो कहा कि पैसा मत दीजिए। वायर में वो लड़का, मेरी उम्र का लड़का, वो काम करता था पत्रकार के रूप में, तो उसने कहा कि वेतन मिलता है, तभी तहलका में साथ कृष्णकांत तहलका में था तभी। वो बोला कि अगले महीने तब छपेगा, वेतन मिलेगा, लगा देंगे इसी में। तो हम लोग अंदाजा लगाए तो 17-18 रुपये में, बहुत रद्दी पेपर में, 17-18 रुपये में लगभग 500 किताब तैयार हो जाने का हम लोग बजट बनाए। तो हमने उसको कहा भाई, और 5600 रुपये में क्या वो क्या लेते हैं जो ISBN नंबर, मतलब एक पब्लिशिंग कंपनी खड़ा हो गया। 5600 रुपये उसमें खर्च था। हम लोग रिवोली सिनेमा दिल्ली कनाट प्लेस में मिले, वहीं नाम रखा गया पब्लिशिंग हाउस का शब्दारंभ। 5600 वो बेचारा लगाया, किताब को छपवाया, प्रूफ साल अपने से सब जैसे तैसे करके, और उसके बाद किताब छपवा लिए। बस यकीन मानिए वो कैसेट वाला घटना मेरे जीवन में हुआ इस कारण से। जब हम 15 साल बाद फिर एक नया काम करने के लिए आए, तो हमको पता था कि इस बार लक्ष्य स्पष्ट और कोई निर्भरता नहीं। लक्ष्य स्पष्ट, कोई निर्भरता नहीं। आप एक अगर पब्लिशर, आप लोग बोलते हैं ना सेल्फ पब्लिशिंग खराब है कि अच्छा है, मसला ये नहीं है सेल्फ पब्लिशिंग अच्छा है खराब है। मसला ये कि अगर आप लेखक हैं, आपको कंटेंट पर भरोसा है, एक आदमी को कन्विंस करने का मसला है। आप 1 मिनट में पैसा निकाल के छपवा सकते हैं किताब, और हो सकता है आपकी किताब इतनी हिट हो कि दुनिया देखे, लेकिन मसला है कि एक आदमी आपके कंटेंट पर कन्विंस क्यों नहीं हुआ था। ये बात तय करने में हमको 1 साल का विलंब हुआ। एक आदमी तय हुआ, कन्विंस हुआ, वो पब्लिशर नहीं था, लेकिन उसने पैसा लगाया। वहां से मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि वो यात्रा, फिर आप किताब की भी यात्रा जानते हैं कि हम लोगों ने पोस्टर लगाया। देखिए यहां तक पहुंचना ऐसे नहीं है, सब हम लोग फेसबुक खाली देखते हैं। फेसबुक यही गमछा लगा लिया है, होटल में उसको रोका था ना इसलिए इसका किताब बिक रहा है, ऐसे नहीं है। मेरी किताब, मेरा जीवन जो है वो मेरे दोस्तों के सहयोग का परिणाम है। मुझे याद है मेरा 9 दिन में हम डार्क हॉर्स लिखे, और उन 9 दिन एक लिखते थे, दे देते थे अपने दोस्त को, लैपटॉप पर बैठ के वो सिगरेट पीते हुए टाइप करता था। हमको पता भी नहीं था टाइप राइटर टाइप करता है, अब प्रूफ रीडर प्रूफ रीडिंग करता है, नहीं पता था। 9 दिन में किताब लिखाया और 16 दिन में टाइप। और उसके बाद जब किताब छपा तो हम टीवी पर, हम फोक सिंगिंग के भी रनर रहे हैं, रियलिटी शो के, वो भी एक कांड किए हैं। मैं वही पूछने वहां भी हम गए, टीवी पर भी हम गए थे। मेरा मन नहीं भरा, हमको लगा बहुत कम लोग जानते हैं, यहां भी नहीं हो पाया। फिर भोजपुरी फिल्म की ओर तो पापा बोले कि वकील बुला लिया, अलग कर देंगे खानदान से जमीन जगह, तुम गड़बड़ जा रहे हो बेटा, बहुत लंबा सपना दिखाए थे यूपीएससी का, अब कह रहे हो फिल्म बनाएंगे, गया तुम, तो उसको छोड़ दिए। तो रियलिटी शो में हम थे, हम रनर थे, तो वहां पे हमको देश की प्रतिष्ठित गायिका मालिनी अवस्थी जी, उनका स्नेह मिला। तो उनको हम अपने बुक के लॉन्च में बुलाए कि दीदी कोई हमको नहीं जानता है, कोई पहचानता नहीं है, लेखक हिंदी का मेरा बात सुनेगा नहीं, आप एक आइएगा 400 लड़का जुट जाएगा, 400 लड़की जुट जाएगी। और मेरा अपना पृष्ठभूमि है मुखर्जी नगर में, तो 200-300 आदमी हम जुटा ही लेंगे, आंदोलन किए हैं। तो रात भर पोस्टर चिपका, आ गया हिंदी का नया सनसनी, डार्क हॉर्स, नीलोत्पल, मेरा दोस्त लोग। 1 रुपया हमको विमोचन में खर्च नहीं हुआ, आपको हम सही बता रहे हैं। 80,000 रुपया विमोचन में खर्च किए थे, 1 रुपया हमको पता नहीं है कौन खर्च किया। मेरा दोस्त किया, मेरे टीचर ने किया, उन लोगों ने किया। बढ़िया नाश्ता सर, प्रवीण सर, कटलेट था 3 तरह का, चीज सैंडविच, वेज सैंडविच, सब बढ़िया, कॉफी वॉफी, तगड़ा वाला विमोचन करवाए। हिंदी में उसका विमोचन ही दिल्ली में नहीं होता था। दिल्ली में समोसा और चाय पर साहित्य अकेडमी नहीं पढ़ देता है लोग, ज्ञानपीठ
दूगो समोसा खाएगा, देश का सारा युवा पीढ़ी का लिखा हुआ खारिज कर देगा, दूगो समोसा खाते खाते कह देगा सब फालतू लिखता है, बस खत्म खत्म। मैं बीच में बस एक चीज बोलूं कि हिंदी में, जैसे दिल्ली में हिंदी की जो दुनिया है, वो साहित्यिक जो दुनिया है, वहां पे एक मुहावरा है, वहां पे जो भी दो लेखक मिलते हैं कभी, तो वो ऐसे बात करते हैं कि हिंदी में दो ही लोग अच्छा लिख रहे हैं, एक आप और एक मैं। सही बात। दो ही। और तीसरा जो संभावित वाला होता है, वो कह रहा है कि सर आजकल आप जैसे लोगों से सीखने वाले भी तो कम बचे हैं मेरे अलावा, तो मेरे को बताता है अपनी संभावना। सही में दिल्ली में यही चलता है। बड़ा, जैसे दिल्ली आप लोगों को इसलिए भी देखना चाहिए हर चीज में कि एक वो मनोहर श्याम जोशी की एक लाइन थी कि हिंदी में पीठ ठुकवाने के लिए पैर दबाना पड़ता है। हाँ सही बात। और ये बहुत हद तक अभी भी एक दुनिया में सच है, दूसरी दुनिया में तो हम लोगों ने तोड़ दिया वो भ्रम। नए लोगों को मैं कहना चाहूंगा, जो भी यहां पर लेखक लेखिका हैं, आप हिंदी के 150 लोगों की परवाह मत कीजिए, आपको 1.5 करोड़ लोग पढ़ेंगे, आप यकीन मानिए। 1.5 करोड़ लोग पढ़ेंगे, 150 लोग जो बैठे हैं उनकी परवाह मत कीजिए। ये पूरी नई जमात उन 150 को मतलब उन्हीं से प्रमाण पत्र पाने में अपना कैरियर खराब कर देती है। हमने पहला काम किया, दुर्दांत हो गए हम लोग, हम तो क्रिमिनल कहलाते हैं हिंदी की दुनिया में, डकैत हमको बोलता है ये लोग, जंगल से आया हुआ, कहता है मुरेठा बांध के लूटता है ये लोगों को। क्या नहीं कहते हैं, डार्क हॉर्स लिखा, बोला कि चालू भाषा में लिखता है, औघड़ लिख दिया, बोला भदेश में लिखता है, और जब डार्क हॉर्स लिख दिया बहुत बड़ा अपने आपको है, वो यार जादूगर लिख दिया, बोलता है बहुत बड़ा अपने आपको दार्शनिक समझता है। ये किसी हद में आपको स्वीकार नहीं करेंगे। 150 लोगों को क्यों स्वीकार करवाना। अभी आई है दीप प्रकाश दुबे जी किताब आको बाको, नंबर 1 बेस्ट सेलर हुई। यार जादूगर आई नंबर में, कौन खरीदा, आपने खरीदा, आप बना रहे हैं हमको, आप भी लिखेंगे, हम लोग मिलके आपको बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे आपको। लाख में किताब बिकती, अब तो लाखों, लाख से लाखों पहुंचा दिया इसी पाठक वर्ग ने। किसका प्रमाण पत्र के लिए दिल्ली में बैठे रहेंगे हम, किसके प्रमाण पत्र के लिए बैठे रहेंगे। 150 लोगों का सुनना बंद कर दीजिए। मेरे जीवन की यात्रा का अनुभव बता रहे हैं आपको। 150 आदमी को इग्नोर कीजिए हिंदी में, आपको 1.5 करोड़ लोग पढ़ेंगे। और ईमानदारी से लिखते वक्त थोड़ा ईमानदार रहिए, ऑब्जर्वेशन को टाइम दीजिए और रेसिपी पर काम कीजिए। ये बात मैं अतिरिक्त बिना इनके पूछे मैं बता रहा हूं। रेसिपी मतलब पढ़ाई, पढ़ना मतलब नॉवेल पढ़ना नहीं। आप नॉवेल पढ़ के नॉवेल नहीं लिख सकते हैं, आप डार्क हॉर्स पढ़ के डार्क हॉर्स जैसी किताब नहीं लिख सकते हैं। मैं आपको कहता हूं उससे अच्छी किताब भी नहीं लिख सकते हैं। आप दुनिया की सबसे बेहतर उपन्यास पढ़ के कोई एक साधारण सा उपन्यास भी नहीं लिख सकते हैं, मान लीजिए। मुझे नहीं पता दीप प्रकाश दुबे जी की उपन्यास पढ़ने की पृष्ठभूमि कितनी है, लेकिन मैं अपनी बताता हूं। मैंने अपना उपन्यास लिखने से पहले केवल गोदान पढ़ा है और मैला आंचल और 2-4 नाटक पढ़े हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और दिव्या पढ़ा है। कारण भी बताता हूं, मैं हिंदी साहित्य, मैंने यूपीएससी मेन से लिखा हिंदी से, इसलिए ये सब पढ़ा है। बाकी कविता पढ़ी है, कुरुक्षेत्र, रश्मि रति, इतने बस, इससे ज्यादा नहीं। और हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा जम के पढ़ा। तो फिर पढ़ना क्या है, रेसिपी पढ़ना है। कढ़ाई पनीर आप अभी मैरियट में खा लेंगे, आप पनीर खा के केवल उसका स्वाद जान सकते हैं, कहेंगे आह क्या गजब बना है बॉस, जरा शेफ को बुलाइएगा, क्या बनाए हो, बहुत सही। इतना ही कर सकते हैं। बनाने सीखना होगा तो प्रोसेस देखना होगा, रेसिपी पूछना होगा। पहले कढ़ाई लें, तेल डालें, प्याज को भूरा होने तक, गोल्डन ब्राउन बोलता है ना, हाँ, उतना तक भूने, उसके बाद तो प्रोसेस। तो रेसिपी क्या है, हिस्ट्री पढ़िए, पॉलिटी पढ़िए, इकोनॉमी पढ़िए, पॉलिटिकल अफेयर्स पढ़िए, करंट अफेयर्स पढ़िए, साइंस एंड टेक पढ़िए, समाजशास्त्र पढ़िए, सोशियोलॉजी पढ़िए, फिलोसफी दर्शन शास्त्र पढ़िए। अगर आप इन सब किताबों को नहीं पढ़ रहे हैं तो आप दुनिया का सारा उपन्यास पढ़ के फेसबुक पर लगा दीजिए इस महीने की खुराक, लगाते हैं ना। कुछ लोग पाठकीय आतंकवाद है, और आपको कुछ लोग प्रोत्साहित करेगा इसका करियर खत्म कर दें। आपने ये वाला पढ़ा, मछली प्यासी मर जाएगी, ये वाला पढ़ा आपने? 73 की किताब है, गजब की किताब, इसको भी पढ़ डालिए, गजब का उपन्यास है। पाठक बनना अलग मैटर है, लेखक अलग। लेखक को भी पाठक की तरह पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप लेखक हैं
तो फिर हाथी खा गया पान टाइप का उपन्यास की, बाप रे 80 की उपन्यास थी, किसी ने इसको पढ़ा नहीं, महान उपन्यास, आप पढ़ लो। क्या पढ़ रही सबको, इन लफंगों को? नहीं 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 नहीं, रेसिपी पढ़िए। मैं यार जादूगर लिखने से पहले मैंने ईशोपनिषद पढ़ा है। मैंने मात्र 240 पेज का एक साधारण सा उपन्यास लिखा है। साधारण बात है, आप भी उसको कह सकते हैं, लेकिन उसके पीछे मैंने ईशोपनिषद पढ़ा, मैंने पूरा आत्मा के बारे में पढ़ा, मैंने कठोपनिषद पढ़ा, हवा नहीं लगा हमको। 3 महीना पढ़े, अपने गांव के पंडित जी से कहे बाबू तू ही पढ़, तो ही समझो, जा। उसके बाद छांदोग्य उपनिषद पढ़ा। मैंने नास्तिकवादी पूरे आंदोलन को पढ़ा, अनिश्वरवादी आंदोलन को पढ़ा, जिसमें फिर बुद्ध को पढ़ रहा हूं, फिर जैन को पढ़ रहा हूं। हालांकि मेरी पृष्ठभूमि है, मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, पर ध्यान से पढ़ता था, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन लगाना होता है। प्रीलिम्स में बड़ा गहन अध्ययन करना पड़ता है आपको। ये पढ़ा, उसके बाद मैंने पश्चिम के विचारों, मैंने शोपेनहायर को पढ़ रहा था, मैं नीत्शे को पढ़ रहा था, फिर मैं कांट को पढ़ रहा हूं, मैं रूसो को पढ़ रहा हूं। अब आपको देखिए, अब मैं ये सब बातें आपसे कर रहा हूं, बाहर में निकलूंगा, आप मेरा आकलन सिर्फ इतना से करेंगे, डार्क हाउस में सर आपने जो गाली लिखा था ना, मजा आ गया। अब कुछ लोग बोलेंगे बेटा गाली मत लिखा करो उपन्यास में। आप मूल्यांकन के बस 2 सिक्के जान रहे हैं, एक गाली जिसको मजा दे रहा है, एक जो कहेगा गाली नहीं लिखना चाहिए। आप मुझसे पूछे कि तुम यार जादूगर जैसी किताब लिखने के पीछे तुम्हारी पृष्ठभूमि क्या है, ये जो गमछा बांध के जो घूरते रहते हो, फुटानी करते हो, मारपीट करते हो, मारपीट का मतलब साहित्यिक मारपीट, कि 150 लोगों को बोल रहे हो खारिज कर दो। मैंने अभी कौन सा 150 में से 75 हिंदी के सिंथेटिक मैंने कह दिया था कि पिछले 20 साल में सिंथेटिक साहित्य लिखा गया है। एक सिंथेटिक साहित्य, हाँ। मैंने इंडिया टुडे या किसी पत्रिका को इंटरव्यू में फ्रंट लाइन को कह दिया ये बात। अब दिल्ली वाले गाली देने लगे हमको कि बहुत अहंकारी, अपने आप को समझता क्या है। नहीं नहीं, अहंकार नहीं, कारण बताता हूं। मैंने औखड़ किताब गांव में रहते हुए लिखा है। मैं हिंदी के कवियों को देखता हूं, सरसों की भीनी खुशबू का कविता लिखते हैं। सरसों का खुशबू भीनी होता है, क्योंकि आपके पास शब्दावली है, इंटरनेट है, रंग है, फूल है, आपने लगा दिया भीनी। तो कहने का मतलब है कि आप जो लिख रहे हैं, आपका ऑब्जर्वेशन मौलिक अगर होगा, वो लेखन में कम होता जा रहा है। आप अपने पुराने अनुभव के आधार पर लिखे जा रहे हैं, पढ़े शब्दकोश के आधार पर लिख रहे हैं, यही केवल महत्वपूर्ण नहीं है। इससे मैं कह रहा हूं रोज रेसिपी पढ़िए। अगर आपके पास माल नहीं होगा, आलूआ नहीं होगा, गोभी नहीं होगा, मुरई नहीं होगा, बैगन नहीं होगा, रोज नया ताजा नहीं आएगा, तो कैसे बनाने के प्रोसेस पर विचार कीजिएगा। इसलिए मेरी यात्रा की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैं आपको ये बता के जा रहा हूं, मेरी नई उपन्यास आई है, उसको खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए। दीप प्रकाश दुबे की आको बाको आई है, उसको खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए। इससे इतना ही होगा कि एक हिंदी का राइटर जिंदा रह सकेगा, क्योंकि आपकी पठनीयता बची रहेगी। लेकिन अगर आपको राइटर बनना है तो हमको पढ़ने के बाद इतिहास की किताब पढ़िए, भूगोल पढ़िए, राजनीतिक शास्त्र की किताब पढ़िए, दर्शन शास्त्र की किताब पढ़िए, समाज शास्त्र की किताब पढ़िए, इकोनॉमिक्स पढ़िए। तब आप नए नए उपमान ले आ पाएंगे, नए नए बिंब बना ले पाएंगे। मैं साइंस टेक पढ़ा हूं, इसलिए डार्क हाउस में लिखता हूं कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के को स्टेशन छोड़ने गया बाप इस तरह से छोड़ने जाता है जैसे वो पीएसएलवी छोड़ रहा है। अंतरिक्ष में जाकर कक्षा में स्थापित हो जाने का उत्साह भी है और फेल हो जाने का शंका भी है। ये मैं केवल इसलिए लिख पा रहा हूं, ये बिंब केवल इसलिए आ पा रहा है क्योंकि मैं साइंस टेक पढ़ के जा रहा हूं। मैं साइंस टेक पढ़ के जा रहा हूं और कोई कारण नहीं। तो नया और लेखन में नया कहन ही होता है। घटनाएं नई नहीं होती हैं साहित्य में, कहन नया होता है, और कहन आपके गहन अध्ययन से आएगा। यही है। नीचे करके बस बोला। तो ये हाँ, मैं नीलोत्पल से जो एक हर जगह, अब मतलब ये वैसे ही है कि जैसे नीलोत्पल आए और उनसे कुछ गाना वाना ना सुना जाए तो मतलब जाती है, ऐसा आता ना। तो बहुत जरा सा इको दे दो ना, जरा सा इको दे दो। इको ज्यादा जा रहा है, पास से जा रहा है। हाँ, वही बोल रहे थे, थोड़ा सा दूर से बोले। मतलब ड्राई है गाना थोड़ा। हाँ, तो जो भी इच्छा हो, चाहे वही सुनाएं, किताब भी तो बेच के जाना है। हाँ। इतना ईमानदारी से जब बताएं कि हमको पढ़ के आप लेखक नहीं हो सकते, तो आप तो इतना इस ईमानदारी का तो कीजिए। आको वाको यार जादूगर ले लीजिए, और कोई लेखक भाई हैं तो उनका भी हम नाम बोल देंगे, ऐसा बात नहीं है। सबका खरीदिए, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं हमारी पीढ़ी एक दूसरे को पढ़ के ही आगे बढ़ा सकती है। तब आप आगे 5 साल के बाद नई पीढ़ी के लिए हिंदी के लेखन में कैरियर ढूंढ पाएंगे। यार जादूगर में वो आको बाको वाली लाइन डिलीट हो गई थी, वो भी गा देना। हाँ, वो भी होगा।
अरे यार जादूगर। अच्छा, एक 30 सेकंड इस बात के लिए ले रहा हूं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं हिंदी की दुनिया में कि नीलोत्पल गाना गा के किताब प्रमोट कर लिया। आप बताइए, दुनिया का कौन ऐसा लेखक होगा जो सुबह उठ के पहले गाने का रियाज करेगा? चूंकि मैं लेखक हूं, प्रमोशन के लिए मुझे गायक बनना है, ऐसा हो सकता है क्या संभव? उसके बाद दुनिया का कौन ऐसा प्रकाशक होगा जो अपने लेखक को बोलेगा नीलोत्पल तो गजबे दूसरे तरीके से प्रमोशन, तुम भी गाना लिखो यार, कभी हो जाओ। अरे यार, इसकी कहानी दिव्य जी ने पहले सुना दी कि ये इसलिए गा रहा है क्योंकि 21 साल पहले इसको गायक बनना था, और चूंकि गायकी में कच्चा था तो नहीं बन पाया, अभी उसको वसूल कर ले रहा है। मेरी रुचि है, मैं अपनी जिंदगी से मैं अपनी रुचि को वसूल कर रहा हूं, वो मैं कर रहा हूं। मैं किताब नहीं बेची इससे, मुझसे गीत लिखे जाते हैं, वो लिख खुद आ रहे हैं तो मैं लिख रहा हूं। मैं किताब में आइटम सॉन्ग नहीं डाल रहा हूं, मैं जो भी गीत आपको सुना रहा हूं वो उस किताब की जरूरत है। वो मुन्नी बदनाम हुई वाला गाना थोड़ी अलग से उसमें डाला गया है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। उस किताब का दर्शन इससे मैच करता है, इसलिए तो अब सुनाता हूं। मैं इसलिए ये बात कर रहा था कि इसको आप इस तरह से मत लीजिएगा कि केवल प्रमोशन है, ये मेरे कला का एक पक्ष है। और मैंने इनको भी कहा कि मैं इस किताब के लिए गाना लिख दूंगा, तो अगर ये तो नहीं लिख रहे हैं, मैं लिखूंगा, तो ये मेरी रुचि है। अब ये मेरे मित्र हैं, भाई हैं, तो अब मेरी इस रुचि से अगर आपको 2 लोगों तक अगर ये बात और पहुंच जाए तो और भी अच्छी बात है। अरे यार जादूगर, हे कहां तेरा घर, हे यार जादूगर, कहां तेरा घर। यार जादूगर तेरी माया कोई समझ न पाया, पहले बनाई सोने की लंका फिर सोने को जलाया। यार जादूगर जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे। कौन नचैया नाच नचाए रचे है खेला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे। यार जादूगर। अब देखिए कि हम सब कितने भी महामानव हो जाएं, हमें लगता है कि हम तो प्रकृति के आगे समर्पण कर देना चाहिए हमको। लाओ त्से भी कहता था कि, कन्फ्यूशियस कहता था कि प्रकृति की बात मानो, प्रकृति के आगे समर्पण कर दो। तो हम कैसे प्रकृति के आगे हैं कि जैसे बीन के आगे नागन, जैसे झूमे मसान में जोगन, वैसे हम माया के आगे, माया हमसे आगे भागे, माया हमसे आगे भागे लेके करम का थैला रे, जगत माटी का ढेला 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 रे। और अंतिम बंद इसका सुनाता हूं, एक दर्शन। ये जो पंच तत्व से बना हुआ शरीर है, इसमें मिट्टी भी है। अब इस बात को ध्यान में रखिएगा, फिर सुनिएगा। आदमी का वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है कि एक दिन माथे पर है ताज, एक दिन गर्दन बिन सरताज। अब ये उपमा क्यों आ रहा है? क्योंकि इतिहास का विद्यार्थी हूं, रोज युद्ध पढ़ रहा था, रोज देख रहा था कि कन्नौज के गद्दी पर चक्रा युद्ध बैठा है, फिर 3 महीने के बाद उतर गया है, दूसरा बैठा है। मैं देख रहा हूं कि भाई बृहद्रथ की हत्या हो रही है, अलाउद्दीन जलाउद्दीन खलजी की हत्या करके आ रहा है अलाउद्दीन। तो ये कि एक दिन माथे पर है ताज, एक दिन गर्दन बिन सरताज, और माटी पकने को मांगे आग, उसी से तपे उसी से राख, उसी से तपे उसी से राख। एक दिन खत्म झमेला रे, जगत माटी का ढेला रे, जगत माटी का ढेला रे। इधर उधर मत झाको, पढ़ लो रे भैया याको बाको,
हाँ इधर उधर मत झांको, पढ़ लो जिया को बाको। प्यारी कहानियां नई रवानियां, एक बार लेके इसको ताको रे ताको ताको, इधर उधर मत झांको झांको, पढ़ लो आको बाको रे बाको रे बाको। जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा। हमारे आपका पास अगर 2-4 मिनट और है तो एक कुछ और सुना जाए, मतलब अभी बस शुरू हुआ था। लड़कियों सुनो, लड़कियों बहुत अच्छा आपने कह दिया। गाने बहुत बोलते ही नहीं है सब गाने, रहता है अच्छा सुनाते हैं कुछ एक बंद जो ध्यान में आ रहा है। क्या सर सुना दें? फिर नाश्ता करवाइए। नाश्ता बढ़िया लिफाफा नहीं अभी नाश्ता हम तो इंदौर में बढ़िया। हे लड़ो लड़कियों, भिड़ो लड़कियों, हे लड़ो लड़कियों, भिड़ो लड़कियों, पर्वत की पेट में करके गुदगुदी, पर्वत की पेट में करके गुदगुदी, अरे सातवां आसमां चढ़ो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, पढ़ो लड़कियों। और मॉडर्निटी आ रही है, कहा जाता है कि मॉडर्निटी के बावजूद भी आप अपने रिचुअल्स को, आप अपने कस्टम को प्रिजर्व कर सकते हैं। आधुनिकता का अर्थ पुरानी चीजों को छोड़ना नहीं होता, नई चीजों को ग्रहण करने के साथ साथ पुरानी विरासतों को बचा लेने का हुनर भी आधुनिकता के अंदर है। आधुनिकता तब असल मायने में सार्थक होती है। तो क्या है कि बन मांगन की तुलसी रहना, पर नए समय में बरगद बनना। ऐसा बरगद जिस पर जिम्मेदारियां आपकी बाहों में झूला डालकर झूल सके। ये जो बाह जिम्मेदारियों वाला होता है, ये केवल आधी दुनिया के लिए नहीं है, ये आपके लिए भी हो सके कि बनवांगन की तुलसी रहना, पर नए समय में बरगद बनना। ये स्वेटर नहीं अब सपने बुनना, और पड़े जरूरत सरहद चलना। ये जोर जुल्म पे कड़क कड़क, हे जोर जुल्म पे कड़क कड़क के, धड़क धड़क के गिरो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, भिड़ो लड़कियों। पीठ पे ला दे पामिर की पठार चलो। भूगोल पढ़े इसलिए आ गया ये उपमान, नहीं तो ताकत दिखाने के लिए और भी बिंब बनाए जा सकते थे। पामिर की पठार का आया, क्वेश्चन छूटा था मेरा एमपीपीसीएस में ये वाला, लेकिन यूज कर लिए, दूसरी जगह उपयोग में आ गया है? पीठ में ला दे पामिर की पठार चलो, अरे पर्वत काटे तेज नदी की धार चलो। हे बने हिमालय मुकुट तुम्हारे भाल का, तुम्हारा चल अरे चोटी पीर पंजाल का। ए पूर्वा बन के पचिया बन के बहो लड़कियों, हाजी बहो लड़कियों। ए अपने मन की बात चीख कर कहो लड़कियों, कहो लड़कियों, कहो लड़कियों। लड़ो लड़कियों, पढ़ो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, भिड़ो लड़कियों। जय हो, जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।